नमस्कार, इंडिया एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा खत्म करके दूसरे पैसिफिक आइलैंड कंट्री पापुआ न्यू गिनी जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर किसी के राष्ट्र के अध्यक्ष के कम से कम स्वागत में देखने को नहीं मिलता है। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत जरूर हुआ। वहां पर उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर भी छुए। यहां पर पापुआ न्यू गिनी के सरकार ने परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अक्सर यहां पर इस देश में सूर्यास्त के बाद सेरेमोनियल वेलकम जो है, राजकीय सम्मान जो है, किसी विदेशी मेहमान को नहीं दिया जाता है, लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए पापुआ न्यू गिनी के सरकार ने यह फैसला किया कि वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे और रात 10 बजे वहां के जो समय है उस समय के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उसके बाद भी उनको पूरा राजकीय सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर हैं। उनके स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पैर छूकर किया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे तीसरी बार संसद के लिए चुने गए हैं। 2019 में उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला। उनके पक्ष में 101 वोट मिले, जबकि विरोध में खड़े सर मेकरी मोराउटा को सिर्फ 8 वोट मिले थे। जेम्स मरापे 53 साल के हैं। मरापे ने 1993 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। साल 2000 में एनवायरमेंटल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हुए और फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कुछ साल नौकरी की और फिर राजनीति में आ गए। जेम्स मरापे पापुआ और न्यू गिनी यूनियन पार्टी के नेता हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 2007 में वित्त मंत्री बने थे और फिर शिक्षा मंत्री भी बने। जेम्स मरापे ने अपने देश में सड़क, बिजली, बैंक और स्कूलों को लेकर काफी काम किया है। इस वक्त मेरे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं, सीनियर एडिटर एनडीटीवी। हमारे साथ इस वक्त अशोक सज्जनहार साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनायक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। उमा, सबसे पहले मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं क्योंकि ये जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, अक्सर क्योंकि छोटे छोटे देशों का समूह है, अक्सर इनके बारे में चर्चा होती नहीं। प्रधानमंत्री जापान गए, उसके बारे में काफी बातचीत हुई। कितना अहम है ये दौरा जिसमें 14 कंट्रीज का समूह है, जिससे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होने वाली है? जी देखिए, इसकी काफ़ी अहमियत है। जो भारत की सरकार है वो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाती थी। जब से मोदी सरकार आई उन्होंने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाई और 2014 में ही ये जो फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन है उसकी स्थापना हुई। 2014 में एक बैठक हुई थी। उसके बाद 2014 में जो बैठक हुई थी वो फिजी में हुई थी, 2015 में जयपुर में हुई थी और कई सालों के बाद इस बार तीसरी बार ये बैठक हो रही है। और जो छोटे छोटे जो द्वीपीय जो देश हैं उनके लिहाज से भी काफ़ी अहम है, क्योंकि भारत जैसे देश के बड़े देश के प्रधानमंत्री, और ये आपको एक बात बताऊं कि ये 1975 में ये कंट्री बना ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर, और उसके तकरीबन 48 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचा है, पहली बार पहुँचा है। और ये भी एक वजह है कि चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री हों, उन्होंने पैर छुआ, या फिर वहाँ जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, 3000 के आसपास वहाँ बताए जाते हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो भी इस तरह की थी कि कोई ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को देख लिया तो सब कुछ देख लिया। तो ये जो भाव है ये वो बताता है कि किस तरीके से पूर्व के बहुत सारे ऐसे देश जिनके साथ हमारे रिश्ते तो रहे हैं, लेकिन उसमें जो एक मजबूती और जो एक नज़दीकी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। और प्रधानमंत्री के इस दौरे में वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। और एक जो आपने बात की 14 देशों का जो ये फोरम है, खास तौर पे इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह से चीन अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, और ऐसे में ये जो दौरा है उसको आप एक कार्ड के तौर पे देख सकते हैं। खुद पापुआ न्यू गिनी के काफ़ी अच्छे संबंध चीन के साथ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के वो बीजिंग का दौरा कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का जाना और इन देशों के साथ एक बैठक करना न सिर्फ द्विपक्षीय लिहाज से बल्कि उन तमाम 14 देशों के लिहाज से भी काफ़ी अहमियत रखता है, आपसी सहयोग के लिए भी, आर्थिक सहयोग के लिए भी और रणनीतिक तौर पर भी।
अशोक सज्जना साहब, आज क्योंकि चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि एक दूसरे देश के नेता ने, प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का जिस तरीके से स्वागत किया, वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसमें लगेगा कि शायद प्रधानमंत्री भी इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो भी एक बार थोड़े से भौचक्के रह गए थे कि इस तरीके से उनका स्वागत होगा। लेकिन इसको किस तरीके से देखा जाए? जैसे उमा बता रहे थे कि चाइना को भी काउंटर करना है, उस एरिया में इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल पॉपुलैरिटी भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी दर्शाती है कि जो डिप्लोमेसी है वो उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी के साथ भारत आगे बढ़ा रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं। परंतु देखिए, एक बात मैं कहूंगा, जो पर्सनल पॉपुलैरिटी मिलती है ना, किसी को काम किए बिना नहीं मिलती है। आप हंस लें, मुस्कुरा दें, आप शेक हैंड्स कर ले वगैरह वगैरह, उससे नहीं मिलती है, काम से मिलती है। और यही है मेरे विचार से, चाहे आपने देखा होगा जो जब जापान में हिरोशिमा में राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी की इतनी तारीफ कर रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं अल्बनीज़े, उन्होंने इतनी तारीफ की, जो आप हमारे यहाँ पर कितने प्रचलित हैं। और यहाँ पर भी देखा जाए तो मैं देखिए 2-3 चीजें कहूंगा जो कि ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम ये तो भारत में बोलते हैं, जो बहुत ही प्रचलित हैं, बहुत भारत का रुतबा है, भारत का कद है, बहुत बड़ा हो रहा है। परंतु ये समझना होगा अंकित, जो ये सब कुछ जो हो रहा है ये भारत के कामों से हो रहा है। मैं 2-3 आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक तो देखिए, जब ये कोविड-19 पेंडेमिक शुरू हुआ और उसके समय तो अब भारत ने एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड अपना बनाया, मैन्युफैक्चर किया, परंतु एक अपना भी वैक्सीन हमने बनाया। तो इससे पूरी दुनिया में ये जो लहर है, जो भारत अपने आप वैक्सीन को एक तो निर्माण कर सकता है। दूसरी बात है, जो हमारा वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनको कहीं से वैक्सीन नहीं मिल रहे थे। आपको मालूम है, जो बहुत सारे विकसित देश हैं, यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं, उन्होंने अपने 4-4 डोज लगाए, उनके वैक्सीन एक्सपायर हो गए, परंतु उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया। भारत ने यहां पर हमारा 16 जनवरी 2021 को हमारा टीकाकरण शुरू हुआ। 20 जनवरी 2021, 4 दिन बाद हमने यहां से अपने जो नेबरहुड में है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, सबको वैक्सीन भेजना शुरू कर दिया। इससे सबके जहन में यह आया, जो भारत जो बढ़ रहा है, उसका कद बढ़ रहा है, केवल वो भारत के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है। तो अभी तक जो हमने वैक्सीन मैत्री किया, 100 देश से ज्यादा को 300 मिलियन हमने वैक्सीन उनको भेजी हैं। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी, अगर आप मुझे आधा मिनट दें तो मैं कहूंगा, जो भारत एक जिसे कहते हैं वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो उभर कर सामने आया है। G20 के देखिए प्रेसिडेंसी बहुत देशों ने की है, परंतु किसी देश ने ये नहीं सोचा जो बाहर जो ये ग्लोबल साउथ है, जो विकासशील देश हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हमें साथ में लाना चाहिए, उनको भी नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना चाहिए। वो केवल भारत ने किया। जब 12-13 जनवरी को हमने ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट किया, प्रधानमंत्री अभी G7 में गए तो उन्होंने कहा जो मैं सारे जो विकासशील देश हैं उनके मुद्दों को सामने ले जाकर मैं प्रस्तुत करूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी अहम बात है और बिल्कुल सही बात है कि किसी भी देश के जब प्रधानमंत्री होते हैं तो वो एक पर्सनल ख्याति से ज़्यादा, जब भी वो कुछ काम कर रहे हैं तो वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके किसी भी अच्छे काम से देश का जिस तरीके से रुतबा है वो भी बढ़ता है। पर उमा, मैं अब ये जानना आपसे चाहता हूं कि ये एक बड़ा अहम दौरा है, क्वाड समिट भी कल थी, कल प्रधानमंत्री की, जैसे आप बता रहे थे, इन देशों के साथ एक मीटिंग है, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो अब आगे क्या कार्यक्रम है और चीन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण था रहा ये पूरा प्रधानमंत्री का दौरा? जी देखिए, कल का कार्यक्रम तो यही है कि सुबह ये जो बैठक है 14 देशों की वो होगी, जिसको कि भारत जो है को होस्ट कर रहा है पापुआ न्यू गिनी के पीएम के साथ। इसके अलावा द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है पापुआ न्यू गिनी के साथ। उसके अलावा जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने बयान दिया है कि न्यूजीलैंड के पीएम के साथ भी द्विपक्षीय होगी और फिजी के पीएम के साथ, जो कि हाल में ही पिछले साल दिसंबर में पीएम बने, उनके साथ भी पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। तो द्विपक्षीय लिहाज से भी कल का दिन जो है काफ़ी अहम रहने वाला है। और जहाँ तक ये इस पूरे प्रकरण में अगर चाइना को कंटेन करने की या उसके वर्चस्व को रोकने की बात है, तो हम
हमने देखा कि किस तरीके से जो क्वाड मीटिंग हुई जापान में, उसमें जो बातें निकलकर सामने आई। अगर खुद प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उन्होंने शांति स्थायित्व की बात की और जो इस पूरे क्षेत्र को जो वर्ल्ड जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके हिसाब से, इंटरनेशनल रूल के हिसाब से चलाने की बात की। तो जो क्वाड हो या फिर जो ये 14 देशों का जो ये एक फोरम है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, क्योंकि ये 14 देश भी अमेरिकी माफ कीजिएगा चीनी वर्चस्व के कई बार शिकार बनते हैं। और ऐसे में अगर भारत इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित करता है तो ये दोनों ही पक्षों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। तो इस लिहाज से काफ़ी एक अहम दौरा है। और जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश है और स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखें तो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी खतरा हो सकता है चीन जिस तरीके से पापुआ न्यू गिनी में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक ऐसा आपसी सहयोग और परस्पर जो एक रणनीतिक साझेदारी को लेकर ये दौरा इतना अहम रहा है जिसका जो नतीजा है वो कुछ दिनों के बाद निकलकर सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत ने अपने आप को काफ़ी मजबूत पोजीशन में लाया इस इलाके में। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के अंदर वापस जिस तरीके की एक जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है उसके बारे में। दिल्ली में जिस तरीके से दबदबे को लेकर लगातार एक समझ लीजिए जंग जो जारी है, केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिर से आमने सामने खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान की पीठ ने अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया। इस अध्यादेश के बाद जो विवाद है वो और बढ़ गया है। अब अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं आज दिल्ली में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल से मिले और दोनों ने इस पूरी घटना को विपक्ष को एकजुट करने का एक मुद्दे के तौर पर प्रस्तुत किया। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए केजरीवाल की जो मुहिम है उसमें वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी से मिलेंगे। यही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, विपक्ष अगर साथ आ जाए तो इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोका जा सकता है। 23 मई को कोलकाता में ममता बनर्जी से अरविंद केजरीवाल मिलने जाएंगे, फिर उसके बाद 24 तारीख को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, 25 तारीख को वो शरद पवार से मिलेंगे मुंबई में। कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से साथ आकर सरकार को राज्यसभा में एक करारा जवाब दिया जाए, जहां पर अगर विपक्ष इकट्ठा होता है तो उनकी मेजॉरिटी जरूर बनती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था और इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद क्या क्या चीजें बदली हैं, इसमें जरा एक एक करके थोड़ा आपको विस्तार से समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि एलजी के पास दिल्ली से जुड़े हुए जो व्यापक प्रशासनिक अधिकार हैं वो नहीं होंगे। अधिकारियों की तैनाती और उनके तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार के एक पास होगा प्रशासनिक सेवा का अधिकार। दिल्ली सरकार की जो सलाह है उसको लेने के लिए एलजी बाध्य होंगे। पुलिस कानून और जो कानून व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोड़कर जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास रहेगा। अब केंद्र के अध्यादेश से क्या बदल गया है, अध्यादेश क्या कह रहा है? केंद्र का अध्यादेश कहता है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो उसमें बनाने की बात कही गई है। ग्रुप ए दैनिक अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर इसी की सिफारिश मान्य होगी। अथॉरिटी के 3 सदस्य होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इनकी सिफारिशें भेजी जाएंगी। एलजी सहमत हो सकते हैं या असहमति भी जताकर इसको लौटा भी सकते हैं। मतभेद हुआ तो एलजी का फैसला लागू होगा। यानी कि मोटा मोटा मैं थोड़ी और आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीनकर सीधे एक मुख्यमंत्री के हाथ में दी थी, इस अध्यादेश से वो ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वापस पहुंच गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय हेगड़े साहब जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। हमारे साथ इस वक्त मनोज मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरीश खुराना प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। संजय जी, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहता हूं, वरना उसके बाद ये राजनीति में इनकी कही और उनकी कही में चली जाएगी।
कानून के हिसाब से कई लोग भी इस बात को कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अध्यादेश है इसने सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाके खड़ा कर दिया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले के ऊपर अध्यादेश लाना, क्या ये एक मामूली बात है, अमूमन बात है, और इसको कानून के लिहाज से कैसे देखा जाए? देखिए, ये मामूली बात तो है नहीं, पर ऐसे पहले भी हुआ है। आपको याद होगा कि शाहबानू के मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर कानून बदला गया, या वोडाफोन पे जब टैक्सेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन ने जीत लिया था, फिर बाद में कानून बदला गया। लीगल थियोरी के ओर से अगर देखें तो ऐसा है कि कोर्ट जो लिखी हुई कानून है उस पर फैसला देती है, और उसमें अगर कोई खामियां है तो बता देती है। सरकार को हक है कानून बदलने का, पर एक हक सरकार के पास नहीं है। अगर किसी मामले में डायरेक्ट कोई जजमेंट हो ऑन फैक्ट्स, उसको ओवररूल करने का हक सरकार के पास है नहीं। ये प्रिंसिपल आता है कावेरी मसले से। कावेरी मसले का एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का था। वहां क्या हुआ था कि ये कावेरी ट्राइब्यूनल ने एक इंटरिम अवार्ड दिया था, कर्नाटक सरकार ने एक अध्यादेश लाकर उसे नलिफाई करने की कोशिश किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सरकार को यह हक बन जाए कि जो कोर्ट का फैसला है उसके विपरीत उल्टा ही उसे अंडू करने के लिए कोई लेजिस्लेटिव कदम उठाए, वो रूल ऑफ लॉ के विपरीत होगा। तो मेरा संजय जी, क्या आप इसको इसी कैटेगरी में मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो कई फैसला है उसमें कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं, पर एक पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट मानती है कि हम एक डेमोक्रेटिक सरकार है, और जो जनता से चुनकर आते हैं उनको ये हक होता है कि उनके जो सरकारी नौकर चाकर जो होते हैं वो उनके कंट्रोल में हो जी। तो वो एक फाइंडिंग था, उसे डायरेक्टली ओवररूल किया गया है या नहीं, वो बहस का मुद्दा बनेगा। हरीश खुराना जी, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को साथ लाने की कोशिश कर रही है। उन्हें लगता है कि विपक्ष अगर साथ आ जाए तो जो सरकार की, जिसको आज नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ये देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और फेडरल स्ट्रक्चर दोनों के खिलाफ अध्यादेश है, तो सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी अगर राज्यसभा में विपक्ष गोलबंद हो जाता है, लामबंद हो जाता है। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 7 दिनों के अंदर इसको पलटना ये सरकार का उतावलापन या कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि सरकार कितनी हतोत्साहित हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। अंकित भाई, सबसे पहले तो अगर नीतीश कुमार जी समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो तो उनका प्रोग्रेटिव है, उनका राइट है, और विपक्षी पार्टियों का ये देखना होगा कि वो अरविंद केजरीवाल के लीडरशिप में आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, और कांग्रेस इंक्लूडिंग दैट, वो उनको देखना है, क्योंकि कांग्रेस के कई स्वर आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हैं, वो उनको देखना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज ये ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं क्रोनोलॉजी 10 सेकंड में आपको 30 सेकंड में आपको समझाना चाहूंगा। 11 तारीख को ऑर्डर आता है, इमीडिएटली ऑर्डर के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब की एक मीटिंग होती है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुझे कुछ अफसरों के ट्रांसफर करने हैं। एसडी साहब कहते हैं कि 2-3 दिन रुक जाइए, तब तक हम ऑर्डर पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, कर लेते हैं। सर 12 तारीख को सवेरे ये सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाते हैं। 11 तारीख को बात हो रही है कि 2-3 दिन रुक जाइए, आप 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाते हैं कि हमारे अफसरों को ट्रांसफर नहीं होने रोक रहे हैं। 13 तारीख को राजशेखर का ट्रांसफर कर दिया जाता है कि हम सेक्रेटरी विजिलेंस नहीं रहेंगे। 15 तारीख को शो कॉज नोटिस इशू होता है आशीष मोरे को। उसी दिन राजशेखर को पेंडिंग फाइल जो हैं वो एफबी यूनिट और ये सब कुछ देख रहे थे, उनके भ्रष्टाचारों के मामले उनको हड़काया जाता है। तो 15 तारीख को ही अफसर के हाथ ताले तोड़ के 3 बजे सवेरे डॉक्यूमेंट निकाल लिए जाते हैं।
तो क्या केंद्र सरकार इस जो एक डिपार्टमेंटल लैप्स जो सब कुछ हो रहा था जी। होने देती? आईएएस अफसर को धमकियां मिल रही हैं, जी। आईएएस अफसर को देख लेने की धमकियां हो रही हैं, क्या केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी? दिल्ली के अंदर आज एडमिनिस्ट्रेटिव मेल्टडाउन हुआ है पर हरीश जी, फिर तो ये ग्राउंड बाकी राज्यों में भी दखल का बन सकता है कि वहां पर किसी मुख्यमंत्री ने अपने किसी अधिकारी को धमका दिया तो केंद्र सरकार कहेगी हम क्या मूक दर्शक बने रहे, तो हम वहां पर भी ये मूव कर देते हैं। अंकित भाई, हमें समझना पड़ेगा कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। हम बार बार ये भूल जाते हैं। 1993 से लेके आज तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो रहा है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा है। ठीक और है। जो अध्यादेश भी आया है वो राष्ट्रपति के ऑर्डर से आया है। इट ठीक है। कैन नॉट बी चैलेंज। ठीक है प्रियंका जी, यही मूल जो है आर्गुमेंट है भारतीय जनता पार्टी का कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस तरह की ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। अफसरों को जो न्यायविद काम करने की या कानूनविद काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अरविंद केजरीवाल धमकाते हैं, उनसे बदसलूकी करते हैं, और क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है तो इस वजह से सरकार को इसमें इंटरफेयर करना पड़ रहा है। अंकित जी, लगातार हम पे झूठे आरोप लगाते हैं। इन्होंने पहले भी एक ऐसा आरोप लगाया था, उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उनका नाम नहीं है इस केस में, पर वो उसी केस की दुहाई देते रहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज अंकित जी, मुद्दा ये है कि एक लूजर सरकार अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही, ग्रेसफुली हार चुकी है 24 साल से दिल्ली में। मैं आप लूजर सरकार, हरीश जी, हरीश जी, हारे तो लूजर सरकार। हरीश जी, सर ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप आराम से बोले थे, किसी ने आपको नहीं टोका था, उनको खत्म करने दीजिए एक बात। शब्दों का मैंने सर देखो, ये सर हरीश जी, राजनीति में आपका बहुत समय हो चुका है सर। सरकार हतोत्साहित है, ये तो अभिषेक मनु सिंह भी ने भी कहा। अब इन शब्दों पे कहां हरीश भाई आप पर्सनल हो रहे हैं? छोड़िए ना, इनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। ग्रेसलेस लूजर सरकार को समझ नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे रोके। उन्होंने हर प्रयास कर लिया, सब चुनाव हार गए उन्होंने। ये देखिए मजे की बात, रिव्यू पिटिशन भी डाल दिया जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रिव्यू पिटिशन भी डाल दिया और ऑर्डिनेंस भी पास कर दी। इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अभी एक तरफ रिव्यू चलाएंगे, एक तरफ ऑर्डिनेंस पास करेंगे, पता नहीं करेंगे। अगर टेबल करेंगे तो आपने देख ही लिया कि आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बयान दिया है कि अगर विपक्षी एकता के नाते सबको इस असंवैधानिक ऑर्डिनेंस का रिजेक्ट करना होगा, इसको पास नहीं होने देना इसको। तो बेसिकली इसमें भी अभी यहाँ पे हमारे साथ इतने सीनियर लॉयर भी बैठे हैं, आप उनसे भी कंफर्म कर लीजिए कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को भी इन्होंने अमेंड कर दिया है। बहुत सारे फेडरलिज्म स्ट्रक्चर की बात हुई थी प्रियंका जी, लेकिन ये आर्गुमेंट तो आप कोर्ट में लेके जाएंगी। ये आर्गुमेंट तो आम आदमी पार्टी कोर्ट में लेकर जाएगी और कोर्ट तय करेगा कि इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है, क्या नहीं किया है। अंकित जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। इन्होंने इस ऑर्डिनेंस को पास करने में जो भी आर्ग्यूमेंट दिए हैं, ऑर्डिनेंस के प्रियम्बल में भी वो सारे आर्ग्यूमेंट इन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में किए थे, जो सब खारिज हो गए। हाँ। कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। हाँ। तो इनसे पूछ लीजिए इन्होंने रिव्यू क्यों डाला है, और फिर ऑर्डिनेंस में रिव्यू क्यों, ये क्या दो बातें क्यों कर रहे हैं? ये कॉन्फिडेंट नहीं है, इनको पता है ना। मनोज मिश्रा जी, इसका राजनीतिक असर दिल्ली पर आप क्या देख रहे हैं? ये क्या कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए सिंपैथी लेकर आएगा? ये दिखाई पड़ेगा कि देखिए सरकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट से उनको फैसला मिल गया, फिर भी काम नहीं करने दे रही, या फिर लोग इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल की सरकार क्योंकि कुछ काम कर ही नहीं रही, सिर्फ लड़ाई में चल रही है, इस वजह से केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? अंकित जी, असल में दोनों चीजें हैं। संविधान पीठ के फैसला आने के बाद ऑर्डिनेंस लाना थोड़ा अटपटा जरूर है। राजनीति अलग तरह से हो रही है और अलग तरह से होगी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, जैसा अभी हरीश खुराना जी पूरी तरह से कह नहीं पाए, मुख्य विपक्षी दल ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ कितना खड़ा होगा, ये आने वाले समय में साफ होगा। अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई ऑफिशियल उस तरह का स्टैंड नहीं आया है जैसा नीतीश कुमार और जैसा अखिलेश यादव या बाकी राज्यों के नेताओं ने दिया है। एक तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय जो है वो दिल्ली में जो व्यवस्था शुरू से बनी हुई है उसमें टकराव से सरकार चल ही नहीं सकता।
हरीश खुराना जी के पिता दिल्ली के पहले चुने हुए मुख्यमंत्री थे 1993 में, स्वर्गीय मदन लाल खुराना। उन्होंने वो अधिकार भी तब के कांग्रेस द्वारा अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर से ले लिए थे, जो विधान में था ही नहीं। मैं इसको बार बार दोहराता हूं कि अधिकारियों के जो आला अफसर हैं, जिन पे सारा विवाद है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग तो आप छोड़ दें, उनकी सालाना गोपनीय रिपोर्ट जो सबसे अफसरों के लिए जी बिल्कुल रह गया उनकी होती है, वो तक एलजी के बजाय मुख्यमंत्री और मंत्री लिखा करते थे। दिल्ली में जो विधान है, अभी जैसे इन्होंने जिस नाम पर ऑर्डिनेंस ले आए हैं कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाएंगे जी, सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगा नहीं मानेगा ये आने वाले समय में तय होगा, या जैसा अभी आम आदमी की प्रवक्ता कह रही है उनकी बात नहीं मानी गई। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये लेकुना है, क्योंकि जो दानिश अफसर हैं वो केवल दिल्ली के लिए तैनात नहीं होते हैं, एग्जैक्टली वो सारे यूनियन टेरिटरी में तैनात होते हैं। बिल्कुल, और उसका फैसला यहां हम नहीं कर सकते। और लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि 9 साल की इस पूरी लड़ाई के बाद इस पे क्लैरिटी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है उस पर बड़ा क्लियर डिमार्केशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर से वहीं पर कंफ्यूजन, यानी कि 9 साल की कानूनी लड़ाई फिर से शून्य पर जाके खड़ी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं आप सभी के पास वापस आऊंगा, इस पर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आगे इसका क्या रास्ता निकलेगा। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। चर्चा इस वक्त दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के। हरीश खुराना साहब, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि बात लगातार लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी मंशा पर सवाल इसलिए भी उठता है कि ये जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है, जो कमेटी बनाई गई है 3 लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, मुख्यमंत्री को तो आपने पहले ही इसमें माइनॉरिटी में कर दिया क्योंकि 2 अधिकारी, और ऐसा पूरे देश के अंदर कहां है कि अधिकारियों का मत मुख्यमंत्री के मत के एक समान कर दिया जाए। देखिए अंकित भाई, सबसे पहले तो आपकी जो पहली हेडलाइन ने बता दिया कि आज देश का मान कहां बढ़ रहा है, और उस सरकार को लूजर सरकार बनाना ये इनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। अभी तक जवाब नहीं मिला अभी तक प्रियंका जी से कि इनको जल्दी क्या थी। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, 5:15 बजे इनके पास कॉपी पहुंचती है, और 4:30 बजे वो अफसर का ऑर्डर निकल जाता है। खैर वो मैं इस पे अब वो बात की बात है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपने जो भी बात करी कि माइनॉरिटी में कर दिया, अगर आप अच्छा काम करोगे, आप पदेन अध्यक्ष हो, अगर आप अच्छा काम करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन काम करोगे, कोई विरोध नहीं करेगा आपका। और अभी तो हालम ये है कि आपके पावर नहीं थी तो आपने इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर लिए, स्नूप गेट से लेके शीश महल, लिकर गेट, तमाम तरह के आपने भ्रष्टाचार कर लिए। पावर आ जाती है आपके पास तो क्या करते पता नहीं। और हरीश भाई, ये सारे जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हरीश भाई ये सारे जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये तो कोर्ट को तय कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, ये क्या केंद्र सरकार या चीफ सेक्रेटरी जो केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, जो होम पीएस होम जो केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, वो तय करेंगे कि सरकार कितना अच्छा है बुरा काम कर रही है? देखिए दो तीन बातें और मैं बीच में हमने टोक दिया मेरे को। अब आप समझिए इनकी क्रोनोलॉजी कैसे होती है। आज क्या चिट्ठी लिखी 8 अफसरों ने, ऑल इंडिया जो इनके सिविल सर्विस ने क्या लिखा कि ब्लैटेंट हरासमेंट हो रही है। इतना बड़ा शब्द अगर लिखा जा रहा है तो कोई कारण होगा। और मैं आपको बताता हूं 93 से यही हालत है। मेरे पिताजी ने एमसीडी के कमिश्नर सुभाष शर्मा का ट्रांसफर प्रधानमंत्री से मिलकर कराया था। मनोज मिश्रा जी यहाँ बैठे, उनको मालूम है क्योंकि उन्होंने सरकार देखी हुई है। ठीक है। आज अजय माकन ने, एक मिनट, अजय माकन ने आज बताया, अपना इंसिडेंट बताया उनके साथ क्या हुआ जब वो मिनिस्टर थे, अपने कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया। उन्होंने आज माकन ने ट्वीट किया इस बात को लेकर कि हम शांत रहे, हम नहीं करा पाए क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। तो इसलिए कहना कि हमारे पास पावर अभी आई है, ये पावर पहले भी नहीं थी बॉस। ठीक है प्रियंका जी, पहले भी सरकारें चल रही थी, पहले भी सरकारें काम कर रही थी। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तभी से दिक्कतें हो रही हैं। अंकित जी, एक तो आपने लूजर सरकार से एक प्रश्न पूछा था कि कोई स्टेट बता दीजिए जहां पर अफसरों का मत सीएम के मत से ऊपर हो। लूजर सरकार ने उस बात का जवाब नहीं दिया, गोलमोल इधर उधर चले गए क्योंकि उनको कहानियां बनानी आती, उन्होंने बना ली। दूसरी चीज 2015 23 मई 2015 तक यही था जो अब मतलब
यही सिस्टम चल रहा था जो अब डिक्लेयर हुआ है, जो इन्होंने हमसे सर्विसेज छीन ली। ऐसे तो इन्होंने हमसे एसीबी भी छीन लिया, पर चलो लॉ इनके अंडर आता है तो हम बात नहीं करते। 2015 तक एसीबी भी दिल्ली सरकार के अंडर था। सर्विसेज का मतलब बिल्कुल क्लियर हो चुका है किसके पास था। और जैसा मैंने पहले कहा, पर प्रियंका जी, ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी में कि आप मिलके काम नहीं कर पा रहे? पहले भी सरकारें काम करती थी, सिस्टम में काम करती थी। मैं बता देती हूँ। देखिए, पहले ना सांठगांठ आसानी से हो जाती है। जैसे आपने कर्नाटक में सुना होगा कि 40% की भाजपा सरकार और 20% की कांग्रेस सरकार, हमारी वो सांठगांठ नहीं हो पाती। हम कट्टर ईमानदार सरकार है। ये तभी मेरे पास मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन प्रियंका जी, ये कमाल की बात है। मेरी ये कमाल की बात है, उसी कांग्रेस को 20% कांग्रेस को, जिसको आप अभी ताने दे रही हैं, उसी कांग्रेस से आप समर्थन मांग रही हैं कि वो आपके साथ आके खड़े हो जाएं। तो ये तो दोहरी कहीं ना कहीं राजनीति जरूर इसमें भी है, और दोहरी राजनीति दोनों तरफ से ही इसमें दिखाई पड़ रही है। जैसे मैंने हरीश भाई से पूछा कि बताइए कहां ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री का मत सीएस के मत के साथ बना दिया गया हो, चीफ सेक्रेटरी के, जिसके वो टेक्निकली बॉस होते हैं। उसका भी कोई जवाब नहीं है, और इसका भी कोई जवाब नहीं है कि भाई जिनको आप आज गाली दे रहे हैं उन्हीं के साथ आप कल समर्थन मांग रहे हैं। खैर, राजनीति अपने का चलेगी, लेकिन क्या ये कानून संगत है, ये अब कोर्ट को तय करना है। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, 9 साल की लड़ाई फिर से शून्य पर आई। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते हुए हालात काफी खराब हो गए। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। बेंगलुरु में एक सबवे के अंदर एक कार फंस गई। इस कार के अंदर 7 लोग सवार थे, जिसमें से एक लड़की की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी घटनास्थल पर पहुंचे और बाद में जाके जो मृतका का परिवार है उससे भी उन्होंने मुलाकात की। 5 लाख रुपए की सहायता सरकार ने देने का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को बाजार से जो उसका चलन है उसे बाहर करने का ऐलान कर दिया है। आप 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट को बदलवा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस पर गाइडलाइंस अपनी जारी की हैं। बैंक ने ये पे किसी भी तरीके का कोई फॉर्म या स्लिप इसमें नहीं भरनी होगी। रिजर्व बैंक ने यह भी साफ किया है कि नोट बदलने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना होगा, कोई पहचान पत्र भी की आवश्यकता भी नहीं होगी। बैंकों में आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र ले जाने की जो मजबूरी है वो भी आपके सामने नहीं होगी। एक बार में 2000 रुपए के 10 नोटों को बदला जा सकता है। 23 मई से 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं 2000 रुपए के नोट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपने सभी शाखाओं को निर्देश ये दिया गया है। सोशल मीडिया पर चल रहे तरह तरह के जो विवाद हैं, अफवाहें हैं, उस पर भ्रम पर इससे विराम लगा है।